सो हेलो फ्रेंड्स, ये है लेक्चर नंबर 17 का पार्ट बी। आप सब लोगों को पता है कि लेक्चर नंबर 17 जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें दो क्वेश्चन कवर करना बाकी है। तो पहले मुझे लगता है वो दो क्वेश्चन हम कवर करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सर वो दो क्वेश्चन कैसे रह गए सर? जब क्वेश्चनर बुक बन रहा था तब की बात है ये। तो डोंट वरी एट ऑल, वो अभी कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अभी कवर करेंगे और उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन जो इस बार ऐड किए थे 10, 11 एंड 12 वो डिस्कस होंगे। तो कुल मिलाकर हमें 5 क्वेश्चन डिस्कस करना है, 6, 8, 10, 11, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। एलए लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ मशीन दैट वुड कॉस्ट रुपीज 1 लाख। तो मशीन का कॉस्ट कितना है दोस्तों? 1 लाख। 0 ईयर का कैश आउटफ्लो है। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 मतलब ईयर 0 होता है दोस्तों। करेक्ट। द नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी 36 lakhs per annum for the 3 years। तो 3 साल तक कितने कैश फ्लो मिलेंगे आपको? 36 lakhs per annum, 36,000 पर annum मिलेगा। द कंपनी हैज टू ऑप्शन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मशीन। दो ऑप्शन है कंपनी के पास। पहला ऑप्शन क्या है? वन इज सर्विस एंड अदर इज रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। दो ऑप्शन है, एक तो सर्विस करा लो या तो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट करा लो। इफ द कंपनी ऑप्ट टू सर्विस, देन सर्विस अ पार्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ ईयर 1 एट ₹20,000। तो इस केस में क्या होगा? अगर कंपनी जो है ना सर्विसिंग कराएगी एक पार्ट का ईयर 1 के एंड में, तो क्या होगा? द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years विल बी 25,000। तो उस केस में थर्ड ईयर के एंड में हमको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 25,000। तो इतना पार्ट सिर्फ सॉल्व कर लेते पहले कि हम 0 ईयर में इन्वेस्ट कर रहे 1 लाख रुपीज, हमको 3 सालों तक 36,000 36,000 36,000 मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू 3। मतलब डिस्काउंटिंग किया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप नॉर्मल टेबल यूज डिस्काउंटिंग का यूज कर भी कर सकते हो। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको 10% लेना है। ओके। फिर इन्होंने बोला आपको थर्ड ईयर में आपका आउटफ्लो रहेगा 20,000 का, क्योंकि सर्विस करने का कॉस्ट कितना है दोस्तों? 20,000 है। क्वेश्चन में पढ़िए दोस्तों, 20,000 रुपीज है। तो नो डाउट 20,000 रुपीज आपका फर्स्ट ईयर के एंड का आउटफ्लो बन जाएगा। यस, बिल्कुल सही है सर, बन जाएगा। तो यहां पर इसलिए निगेटिव 20,000 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? दैट इज सर्विसिंग कॉस्ट। और उसकी वजह से थर्ड ईयर में आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 25,000 का, क्योंकि मिलेगा इसलिए पॉजिटिव नंबर है, और क्योंकि थर्ड ईयर में मिलेगा इसलिए रेज टू 3 है। और आप फर्स्ट ईयर के एंड में सर्विसिंग कराओगे इसलिए ये रेज टू 1 है। यस गाइस, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन का तरीका सही नहीं लगता है तो आप सीधा सीधा ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, एट द रेट 10% एंड डीसीएफ, ये अपना नॉर्मल फॉर्मेट जो था इससे भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। 0 ईयर का आउटफ्लो लेना होगा, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक का आपका इनफ्लो लेना होगा, फर्स्ट ईयर एंड का आपको आउटफ्लो लेना होगा। आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आपका फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो होगा 1 लाख रुपीज। करेक्ट, थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा हो गया। आउटफ्लो होगा 1 लाख रुपीज। आपका एवरी ईयर का इनफ्लो होगा 36,000 रुपीज। और आपका फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो आपको लेना होगा 20,000 रुपीज। और दोस्तों आपको थर्ड ईयर का इनफ्लो भी लेना होगा 25,000 रुपीज का। और इस तरीके से आप जब एनपीवी निकालोगे तो आपका एनपीवी आएगा नेगेटिव 9874.70। 9874.70 नेगेटिव आएगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। यही आंसर इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकता है दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। ओके। नीचे एक बात बोलिए, इफ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 फॉर योर परचेज, वुड योर आंसर बी डिफरेंट? नो डाउट योर डिसीजन विल चेंज और नॉट। यहां पर तो नेगेटिव है तो हम बोलेंगे कि भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल सिलेक्ट करना नहीं चाहिए। अगर सप्लायर डिस्काउंट देता है 10,000 का, तो ऑब्वियसली इस वैल्यू में हमारा 10,000 रुपीज का बेनिफिट हो जाएगा। और उस केस में हम लोग 10,000 का इनफ्लो लेकर ये आउटफ्लो मतलब नेगेटिव एनपीवी लेकर नेट एनपीवी आपका पॉजिटिव आ जाएगा 125 का। ये इस तरीके से अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं समझता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप सीधा सीधा इसी प्रेजेंटेशन में एक चेंज कर लीजिएगा। इसको 1 लाख की जगह 90,000 ले लीजिएगा, तो भी आपका आंसर एग्जैक्टली ये चेंज होकर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये चेंज होकर पॉजिटिव 125 का आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव 125 का आंसर आ जाएगा। करेक्ट। ये आंसर इस तरीके से आ सकता है। अगर आप इधर 1 लाख की जगह, अगर आप इधर 1 लाख की जगह 90,000 लेते हो, बट 90,000 का आउटफ्लो क्यों लेंगे सर? 1 लाख का मशीन था। यस, डिस्काउंट दिया जा रहा है 10,000 का, मतलब 90,000 ही आउटफ्लो होगा। यस, उस केस में मेरा आंसर आ जाएगा 125 पॉजिटिव एनपीवी। अब हम बोलेंगे कि हम ये ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। करेक्ट। दूसरा चॉइस क्या है सर हमारे पास? हाउएवर द मशीन, इफ द कंपनी डिसाइड्स नॉट टू सर्विस द पार्ट, देन इट विल हैव टू बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 2 years। सेकेंड ईयर के एंड में रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट आएगा 30,800।
ऑब्वियसली सर्विसिंग से ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, तो अगर आप सर्विसिंग नहीं कराओगे फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर में आपको ये आउटफ्लो करना पड़ेगा। एंड इन दैट केस द मशीन विल वर्क फॉर फोर्थ ईयर ऑल्सो, उस केस में आपका मशीन 4 साल तक काम करेगा एंड विल गिव यू कैश इनफ्लो फॉर फोर्थ ईयर ऑल्सो। कितने का कैश इनफ्लो देगा? 36,000 का। इन दैट केस इट विल बी स्क्रैप एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर लाइफ। कितना? 18,000 उसका स्क्रैप वैल्यू भी आएगा। इसका मतलब फोर्थ ईयर में आपको 18,000 भी मिलेगा, 36,000 भी मिलेगा, 18,000 भी मिलेगा, 36,000 भी मिलेगा, मतलब 54,000 मिलेगा आपको फोर्थ ईयर में। तो गाइस उस केस में आपका आंसर कैसे होगा? तो फर्स्ट ईयर का 0 ईयर का आउटफ्लो आपका 1 लाख रहेगा, 36,000 36,000 36,000 आपको 3 साल तक मिलेगा, और ये जो ईयर है इधर भी 36,000 मिलेगा एंड आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। कितने का मिलेगा? 18,000 का स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। तो उस केस में 54,000 रुपीज आपका फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो होगा। एंड जो आपका सर्विसिंग होगा, पार्ट रिप्लेसमेंट होगा, पार्ट रिप्लेसमेंट सेकेंड ईयर में हो रहा है दोस्तों। पार्ट रिप्लेसमेंट कब हो रहा है? सेकेंड ईयर में हो रहा है, तो उसका आउटफ्लो है इसलिए नेगेटिव लिया हुआ है, और सेकेंड ईयर में था इसलिए 1.1:2 किया हुआ है। यस गाइस, इससे आपका एनपीवी आएगा पॉजिटिव ये वाला। और ऑब्वियसली आप बोलोगे अगर सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है तो आपका एनपीवी ये जो अमाउंट है 10,000 से बढ़ जाएगा, तो आपका पॉजिटिव एनपीवी 10,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एनपीवी था। सप्लायर का डिस्काउंट क्या करेगा? इसको 90,000 बना देगा ना। यस, उससे आपका एनपीवी बढ़ जाएगा क्योंकि वो आउटफ्लो था आपका। यस, तो गाइस आपका एनपीवी या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इन दोनों केस में वो पॉजिटिव एनपीवी है, तो नो डाउट आप बोलोगे कि ये सही है हमारी कंपनी के लिए, तो हम बोलेंगे ऑप्शन 2 कभी भी वर्थ है ऐसे केस में। यस माय फ्रेंड्स, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कशन के लिए बाकी रह गया। सर 7 का क्या? 7 ऑलरेडी डिस्कस था, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन जो डिस्कस नहीं हुआ वो डिस्कस कर रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लोगे तो नंबर पे ध्यान मत देना। ओरिजिनल वर्जन आपका एफएम क्वेश्चनर का अलग था, एक्चुअल प्रिंटिंग के वक्त अलग हुआ, तो क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन के कंटेंट पे ध्यान देना, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। अब 8th क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके नोट्स में। 8th क्वेश्चन के अंदर अलग क्या था सर? ये क्वेश्चन में बोला गया है, ए कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एट प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 8 years. Initial investment cost is 3.5 crores. Additional equipment costing rupees 25 lakhs need to be purchased at the end of third year from the cash inflow of that year itself. तो उस साल में जो कैश इनफ्लो आएगा उसी में से हम परचेज कर लेंगे 25 lakhs का एडिशनल इक्विपमेंट, और at the end of 8th year the original equipment will have no scrap value, no resale value, but additional equipment will be sold for rupees 25 lakhs, जो कि आपका कैश इनफ्लो होना चाहिए। इन लोगों ने इस क्वेश्चन में लिया नहीं, आपको लेना पड़ेगा, यही मिस्टेक है दोस्तों आईसीआई के सॉल्यूशन में। अब वर्किंग कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपीज विल हैव टू बी नीडेड एंड दैट विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ 8th year। नहीं बोला रहता तो भी आप उसको कैश इनफ्लो दिखाते थे 8th year के एंड पे, राइट। एंड देन द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये पूरा पैसा इक्विटी कैपिटल से आएगा। द सेल्स वॉल्यूम ओवर द 8 years आर गिवन टू यू ईयर 1 2 3 4-5 एंड 6-8। आपको यूनिट्स में यहां पर सेल्स वॉल्यूम दिया हुआ है और यूनिट का सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो सीधी सीधी बात है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो कंट्रीब्यूशन 40% है। तो आपने क्या करना चाहिए, सीधा ईयर वाइज यहां पर सेल्स का अमाउंट लेना नहीं चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट नहीं लेना चाहिए, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो आपका कंट्रीब्यूशन। बट इन्होंने ये 2 कॉलम लिखे, मुझे लगता है कि डायरेक्टली ईयर, यूनिट्स एंड देन आपका यहां पर कंट्रीब्यूशन का नंबर आना चाहिए। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा था दोस्तों, बोला है 36 lakhs एवरी ईयर का फिक्स कॉस्ट है। आगे बोला है द लॉसेस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम सब्सिक्वेंट ईयर प्रॉफिट्स ऑफ 2 years। मतलब ये लोग बोल रहे कैरी फॉरवर्ड कर लो 2 सालों तक, 2 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। द कंपनी इज सब्जेक्ट टू 30% टैक्स रेट दिया हुआ है एंड 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोला हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, नो प्रॉब्लम, हम लोग स्ट्रेट लाइन ही फॉलो कर लेंगे। एनपीवी निकालना है और आपको एडवाइस करना है कंपनी ने क्या करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर फैक्टर दे रखे आपको 1 से लेकर 8th year तक के। आप सेल्स वॉल्यूम लोगे, वेरिएबल कॉस्ट लोगे, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे। यस डेफिनेटली एवरी ईयर का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है। बट आपको दिख रहा है कि डेप्रिसिएशन 3rd year तक सिर्फ ओरिजिनल मशीन पर है। ओरिजिनल मशीन कितने का था दोस्तों? ओरिजिनल मशीन 3.5 करोड़ का था, 8 years का लाइफ था। तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर कैसे आएगा, 3.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 years। जरा करके देखते, 3.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 years अगर मैं करूंगा, यस एब्सोल्युटली, तो लैक्स में आंसर आ जाएगा 43.75 लैक्स। फिर यहां पर आपका ये डेप्रिसिएशन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है 43.75 लैक्स का डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी ओरिजिनल मशीन पे था वो, प्लस नया मशीन आपका 2.5 करोड़ का था, बट उसमें से 0.25 करोड़, एक काम करते लैक्स में लिखते,
नया मशीन आपका 2.5 करोड़ का था, मतलब 250 लाख का था, उसमें से 25 लाख जो है वो आपका चला गया, स्क्रैप वैल्यू मिल गया आपको, और डिवाइडेड बाय थर्ड ईयर के एंड में उसको परचेस कर रहे 4 5 6 7 8, 5 साल का उसका लाइफ रहेगा। सिमिलर क्वेश्चन रिस्क एनालिसिस में भी दिया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल सेम है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 250 लाख माइनस 25 डिवाइड बाय 5, इससे आपका आंसर आ रहा है 45 लाख का आपका आंसर। 45 लाख नहीं, 4.5 लाख आता है, 4.5 लाख आता है। तो 4.5 लाख का वो आंसर, और ये आंसर मिलाकर आपका 48.25 लाख का डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है। यहां पर दिया भी है दोस्तों, 25 लाख का मशीन था, मैंने 250 लाख ले लिया गलती से। दिस इज 25 लाख का मशीन, एंड यहां पर जो स्क्रैप वैल्यू है वो 2.5 लाख का स्क्रैप वैल्यू है, 2.5 लाख का स्क्रैप वैल्यू, जिससे आपका आंसर जो है वो 4.5 लाख का आएगा। एंड आपका टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो 48.25 हो जाएगा, यहां पर भी 48.25 स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। अब आपके प्रॉफिट्स के फिगर आ जाएंगे, इसके बेसिस पर आप टैक्स निकाल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लोगे, और फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर लॉस इस पर टैक्स नहीं आया, नहीं आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी ऑब्वियसली दैट लॉस वाला फिगर, और फिर ऐड बैक डेप्रिसिएशन करके आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो नेगेटिव 10.63 है, तो 10.63 अगर नेगेटिव लोगे कैलसी पर और ऐड बैक कर लोगे आप डिप्रिसिएशन 43.75 का, तो बराबर 33.12 ये आपका आ जाता है कैश इन फ्लो। यस, बट सेकेंड ईयर में आपका ये टैक्स कैसे आता है दोस्तों, इज वेरी सिंपल। सेकेंड ईयर में आपका प्रॉफिट है 23.93, ये रहा, माइनस करो आपका लॉस 10.63 का, जो लास्ट ईयर का सेट ऑफ करना बाकी है, ये आ गया आपका टैक्सेबल इनकम, इस पर लगा दो 30% टैक्स। टैक्स कितना है दोस्तों, 30% ही है क्या, यस 30% टैक्स है। तो 23.93 माइनस 10.63, अब जो भी आएगा उसका 30% अगर आप कर लोगे तो आपका टैक्स अमाउंट आएगा 3.99, यहां पर भी दिख रहा है मुझे 3.99। सिमिलर क्वेश्चन रिस्क एनालिसिस में है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये रहे आपके पूरे आंसर, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स वगैरह। इनिशियल आउटफ्लो आपका कितना होगा, एक तो इक्विपमेंट का कॉस्ट रहेगा और वर्किंग कैपिटल रहेगा, मतलब टोटल आउटफ्लो ये होगा। ये 1 से लेकर 8 ईयर तक के फिगर्स हमने अभी अभी निकाले साथ में। ये जो अमाउंट है ये आपका आउटफ्लो रहेगा एडिशनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट का, और ये रहेगा आपका टर्मिनल कैश इनफ्लो, किस चीज का, वर्किंग कैपिटल का। बट गाइज इन्होंने फिर यहां पर 2.5 लाख का आंसर लिया ही नहीं है, तो अगर आप 2.5 लाख का स्क्रैप वैल्यू ऐड करोगे, जो कि करना ही चाहिए ऑफकोर्स, तो उस केस में आपका ये प्रेजेंट वैल्यू आता है कितना प्रेजेंट वैल्यू आता है, 17.17 का प्रेजेंट वैल्यू आता है गाइस, और उससे आपका एनपीवी जो है वो चेंज हो जाएगा और बन जाएगा 161.11, 161.11 ये आपका एनपीवी आएगा। एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस गाइस, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। नाइन्थ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, अगर आपको नहीं पता होगा आप देख लीजिए एक बार, लेक्चर नंबर 17 में मिल जाएगा आपको। यस, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है, अ फर्म इज इन नीड ऑफ स्मॉल व्हीकल टू मेक डिलीवरीज, इट इज इंटेंडिंग टू चूज बिटवीन टू ऑप्शंस। ऑप्शन 1 क्या है, टू बाय अ न्यू 3 व्हीलर दैट वुड कॉस्ट रुपीज 1,50,000 एंड विल रिमेन इन सर्विस फॉर 10 ईयर्स। तो ऑप्शन ए क्या है कि भाई 1,50,000 का अभी एक नया 2 व्हीलर 3 व्हीलर बाय कर लो, जो कि 10 साल टिके रहेगा आपके पास, नो प्रॉब्लम। सेकेंड अल्टरनेटिव ये है कि बाय कर लो सेकेंड हैंड व्हीकल्स 80,000 रुपीज में। अभी कितना खर्च होगा, 80,000, सेकेंड हैंड व्हीकल बाय कर रहे हो जो कि 5 इयर्स सर्विस में रहेगा, मतलब उसका लाइफ 5 साल रहेगा, और 5 सालों बाद क्या करना है, अनदर व्हीकल बाय कर सकते हो सेकेंड हैंड, जो कि 80,000 में मिल जाएगा तब, और वो लास्ट करेगा अनदर 5 इयर्स के लिए। मतलब इस प्रोजेक्ट का लाइफ भी 5 + 5 10 इयर्स ही है, दोनों प्रोजेक्ट का लाइफ अलग नहीं है दोस्तों इस केस में। यस, देन दोस्तों इन्होंने बोला स्क्रैप वैल्यू ऑफ द डिस्कार्डेड व्हीकल विल बी इक्वल टू इट्स डब्ल्यूडीवी, एंड the firm pays 30% tax and is allowed to claim depreciation at the rate 25% on WDV basis। तो WDV basis पर आपको 25% का depreciation लेना है। The cost of capital for the firm is 12%, मतलब ये discounting factor is 12%। एडवाइस करना है कंपनी को क्या करना चाहिए, 12% से डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी दे रखे, कहीं पर भी रेवेन्यू एक्सपेंस कुछ भी नहीं बोला हुआ है। इसका मतलब इस दोनों ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से मिलने वाला टैक्स बेनिफिट का ही आपको प्रेजेंट वैल्यू लेना है। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं, एक नया मशीन खरीदते 1,50,000 का,
25% से WDV बेसिस पर उसको 10 सालों तक डिप्रिसिएशन करते रहेंगे तो एवरी ईयर का डिप्रिसिएशन अमाउंट ये आएगा। इस पर 30% टैक्स लेंगे तो एवरी ईयर का डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड आपका ये रहेगा। ये आपका कैश इनफ्लो है, ये आपका कैश इनफ्लो है क्योंकि ये सेविंग्स के नंबर है। इस पर आप क्या कर लीजिए, सीधा सीधा कैश इनफ्लो के नंबर से इस पे सीधा सीधा डिस्काउंटिंग कर लीजिए। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में दे रखे और ये आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गए। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो का वैल्यू माइनस कर दीजिए, आपका एनपीवी आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। क्या चीज का ध्यान रखना है आपको, कि आपका जो 10th ईयर है उस 10th ईयर में आपको जितना भी आपका ये वैल्यू था ना, ये और ये वैल्यू लेस कर कर यहां पर आंसर आएगा। तो यहां पर जरा जो भी लिखा था उसको कट कर कर यहां पर आप लिखोगे 11,263 माइनस 2816। ये अगर आप कर लोगे तो आपका आंसर आएगा ये WDV। और WDV यहां पर क्यों लिया सर, क्योंकि उतना आपका कैश इनफ्लो रहेगा, क्वेश्चन में बोला है। तो ऑब्वियसली आपका WDV कैश इनफ्लो बोलकर आएगा, जिसका प्रेजेंट वैल्यू आप लोग एनपीवी में लोगे और उस तरीके से आपका एनपीवी कैलकुलेशन होगा। सिर्फ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड लिया है और WDV का वैल्यू इनफ्लो लिया है। सेम चीज आपको इधर भी करनी है दोस्तों। ओपनिंग WDV आपको यहां पर सेकंड हैंड मशीन का लेना है, उस पर आपको डेप्रिसिएशन 5 सालों का निकालना है और उस पर टैक्स शील्ड 5 सालों का निकालना है। यही आपका कैश इनफ्लो है। आप इसको डिस्काउंटिंग कर लो, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। और यहां पर जो है आपका 25,312 माइनस 25,312 आपका ओपनिंग WDV था, माइनस आपका अगर मैं वैल्यू करूंगा डिप्रिसिएशन का लेस कर दूंगा 6328। ये और ये दोनों का डिफरेंस अगर मैं माइनस कर दूंगा दोस्तों तो मुझे मिल जाएगा मेरा ये वैल्यू WDV वैल्यू, और उसको मैंने बराबर 5th ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। आंसर यहां पे एंड नहीं होता, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, आंसर है। और उसके बाद में सेकंड पार्ट में मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, मुझे नए मशीन 60,000 पे वापस डेप्रिसिएशन चालू करना पड़ेगा और वो चलेगा 5 सालों का डेप्रिसिएशन, उस पर टैक्स शील्ड आएगा 5 सालों का और ये उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाकर ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। उस केस में भी यही करना पड़ेगा दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस जो है 18,984 माइनस 4746 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा ये वैल्यू। ये आपका WDV वैल्यू जो कि आपका इनफ्लो है, ये फैक्टर से मल्टीप्लाई कर ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया और ये आपका फाइनल एनपीवी आ गया। तो आपका फाइनल एनपीवी यहां पर निगेटिव कितना दिख रहा है 78,6 समथिंग एंड यहां पर आ रहा है निगेटिव 1,17,000। सो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि आपका निगेटिव वैल्यू जहां पर कम आएगा वो हमारे लिए सही रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, सेकंड ऑप्शन बेस्ट है। और अजम्पशन क्या है दोस्तों इस केस में, अजम्पशन ये रहेगा कि रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द ऑप्शंस इज सेम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाकी एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन को छोड़कर सेम है। तो उस लॉजिक से हमारा लेसर नेगेटिव एनपीवी जहां कम रहेगा उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। यस, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर अगर आपको लग रहा होगा लाइफ ऑफ बोथ द मशीन अलग है, तो बिल्कुल नहीं है, लाइफ ऑफ बोथ द मशीन सेम है। यहां पर बस एक केस में क्या हो रहा है, ओल्ड सेकंड हैंड मशीन खरीदा जा रहा है 2 बार और फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, न्यू मशीन खरीदा जा रहा है। राइट माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11, अनदर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। एक हॉस्पिटल है जो परचेस करना चाहता है डायग्नोस्टिक मशीन 80,000 रुपीज का। प्रोजेक्ट लाइफ जो है वो 8 इयर्स का रहेगा, मतलब लाइफ ऑफ मशीन 8 इयर्स रहेगा। सैलवेज वैल्यू आपको 6,000 मिलेगा एंड ऑफ 8th ईयर में। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मशीन का रहेगा 7,500। एनुअल ऑपरेटिंग क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट आउटफ्लो है। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ 40,000 पर ईयर। तो रेवेन्यू कितने का मिलेगा, इनफ्लो कितने का मिलेगा, 40,000 एवरी ईयर मिलेगा। प्रेजेंटली हॉस्पिटल क्या कर रहा है, आउटसोर्स कर रहा है डायग्नोस्टिक वर्क, जो भी आपका टेस्ट वेस्ट है वो बाहर से करवाने बोल रहा है और बाहर जिनसे भी करवाता है उनसे 12,000 का कमीशन अर्न कर रहा है। डायग्नोस्टिक सेंटर से कितना कमीशन ले रहा है हॉस्पिटल, 12,000 पर एनम का ले रहा है। Consider the rate of tax at 30%, discounting factor as 10%, whether it would be profitable for the hospital to purchase the machine. Give your recommendation on NPV basis, PI basis under the following two situation. अगर जो दिया हुआ कमीशन है वो बिफोर टैक्स 12,000 है तो क्या होगा, अगर वो कमीशन आफ्टर टैक्स 12,000 है तो क्या होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में 2 सिचुएशंस दिए। अगर बिफोर टैक्स है तो आपको टैक्सेशन के पहले कंसिडर करना होता है, राइट। तो फर्स्ट केस बिफोर टैक्स देख लेते। अगर रेवेन्यू मशीन से आ रहा है 40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7,500 है, 12,000 का लॉस ऑफ कमीशन रहेगा दोस्तों। आपका ये एक्सपेंस जैसे ट्रीट होगा क्योंकि वो कमीशन हमको अभी मिलता था, अब मशीन लेने के बाद नहीं मिलेगा, तो वो हमारा लॉस ऑफ रेवेन्यू है, समझ लो। यस, उसके बाद डेप्रिसिएशन निकाला
सिंपल है, मशीन का कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ कर डेप्रिसिएशन आ गया, ये आपका नेट इनकम आ गया, इस पर टैक्स पे कर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, और जो डेप्रिसिएशन था उसको एड बैक कर लिया, और हमारा सीएफएटी आ गया। अब हम क्या करेंगे, 0 ईयर का आउटफ्लो दिखाएंगे, सीएफएटी ये लेंगे, टर्मिनल कैश इनफ्लो कर एनपीवी निकाल लेंगे। सिंपल लॉजिक, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सा पार्ट था। और पीआई निकालने के लिए आपको भी पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, या एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका पीआई आ चुका है, राइट। अब अगर कमीशन जो है वो नेट ऑफ टैक्स रहता, मतलब आफ्टर टैक्स रहता, तो तुम्हें भी उसको आफ्टर टैक्स ही कंसिडर करना पड़ता है। इसका मतलब रेवेन्यू लेना है आपको, यस लेना है, एक्सपेंसेस लेस करने हैं, मगर इसके बाद डेप्रिसिएशन डायरेक्टली लेस करना है, और आपका इनकम निकालना है, उस पर टैक्स पे करना है, और आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट में अब आपको लॉस ऑफ रेवेन्यू लेस करना पड़ेगा। अब आपको यहां पर लॉस ऑफ कमीशन जो है वो लेस करना पड़ेगा, और फिर आपका जो रेवेन्यू था वो उतने से कम होकर नेट इतना आ जाएगा सीएफएटी। सर ऐसा क्यों करते हैं सर? बिकॉज इसमें टैक्स बेनिफिट के बाद वाला फिगर है, तो इसको टैक्स के बाद कंसिडर करना पड़ता है। रिमेंबर, बिफोर टैक्स रहेगा तो टैक्स के पहले लेते हैं, आफ्टर टैक्स रहेगा तो टैक्सेशन के बाद लेते हैं। और फाइनली इस फिगर को यहां पर रखेंगे, बाकी फिगर्स तो पूरे सेम है, तो ये आपका एनपीवी आ जाएगा। आपका एनपीवी फर्स्ट केस में 14,000 आ रहा है समथिंग पॉजिटिव, और सेकंड केस में 5,000 समथिंग पॉजिटिव आ रहा है, और आपका पीआई जो है यहां पर 0.9368 आ रहा है। तो गाइस यहां पर आपका एक्चुअली एनपीवी नेगेटिव आता है, इसका मतलब देख लेते एक बार, 72,142 प्लस 280, यस यस एब्सोल्युटली ये नेगेटिव एनपीवी है। तो आपके आंसर में चेंज कर दीजिए, इधर नेगेटिव एनपीवी लिख दीजिए, और इधर पीआई जो है वो 0.9368 आ गया है आपके पास। कैसे आया? एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेट। एनपीवी इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू प्लस 80,000 एंड दैट डिवाइड बाय 80,000, ये करोगे तो 0.9368 आ रहा है। यस, अब आते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रहेगा 12th क्वेश्चन। KKMM hospital is considering purchase of MRI machine. Presently, machine is the hospital is outsourcing the MRI work. बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। यहां पर बोला है अर्निंग ऑफ कमीशन कितना है, 6,60,000 है, नेट ऑफ टैक्स मतलब टैक्सेशन के बाद है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ MRI मशीन ये रहेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसका ये रहेगा, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू दिया हुआ है, सैलवेज वैल्यू भी दे रखा है इस बार, और 5 years का लाइफ दे रखा है। Assuming tax rate 40%, whether it will be profitable for the hospital to purchase the MRI machine. अगर आपको एनपीवी बेसिस और पीआई बेसिस पर आंसर निकालने हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपका सेल्स फ्रॉम एमआरआई मशीन आ रहा है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, आपको नेट इनकम आएगा, इस पर टैक्स पे कर दीजिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, एंड डेप्रिसिएशन एड बैक कर लीजिएगा, ये आपका कैश फ्लो आ जाएगा। गाइस यहां तक का आंसर एब्सोल्युटली इग्नोरिंग दैट कमीशन रहेगा। इसके बाद आपको कमीशन का फिगर लेना पड़ेगा। लेस क्यों कर रहे हैं सर कमीशन? बिकॉज वो लॉस ऑफ कमीशन इनकम है, एक तरफ से उतना इनकम लॉस हो रहा है, क्योंकि जो मशीन का काम हम आउटसोर्स करते थे अब हम खुद ही वो मशीन परचेस कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू ऑफ कमीशन नहीं मिलेगा हमको, तो हम लोग उसको लेस करेंगे, तो ये हमारा सीएफएटी आ जाएगा। 5th ईयर के केस में आपका सीएफएटी जो 5th ईयर का था वो तो आएगा ही, सैलवेज वैल्यू भी आएगा, तो टोटल सीएफएटी ये आएगा। मैं ऐसा सॉल्व नहीं करता, आपको भी पता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 to 5 years ले लेते, और इसको जो है सिर्फ स्क्रैप वैल्यू 10 लाख ले लेते हैं, समझे? नॉर्मली हम ऐसे सॉल्व करते हैं, बट कोई बात नहीं, अगर इसको 1-5 की जगह 1-4 ले लेंगे तो भी चलेगा। 1-4 ले लो, ये वैल्यू आ जाएगा। 5th ईयर में जो है दो वैल्यू कौन से रहेंगे, 18.4 लाख वाला भी रहेगा, प्लस सैलवेज वैल्यू आपका 10 लाख का वो भी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा 28,40,000, 28,40,000 5th ईयर का वैल्यू। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर 4th ईयर, ये आपका 5th ईयर का वैल्यू, ये आ गया टोटल वैल्यू, ये आपका आउटफ्लो लेस कर फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, एनपीवी नेगेटिव है, पीआई भी लेस देन 1 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, लेस देन 1 पीआई है और एनपीवी नेगेटिव है, इसलिए मशीन एमआरआई का परचेज नहीं करना चाहिए, जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वही करो। तो गाइस दिस वाज योर कैपिटल बजटिंग चैप्टर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा बाकी फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज उनको भी पता चलना चाहिए कि ये आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि फाइनल में भी वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय।